नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये पढ़ लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। यूपी में मिशन 2022 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। आज ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए नड्डा ताजनगरी आ रहे हैं। नड्डा के साथ सीएम योगी भी होंगे। आगरा में संगठन के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कोरोना काल में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने वाले 2000 चिकित्सकों का सम्मान करेंगे। इससे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले जेपी नड्डा आगरा ही आए थे। एक बार फिर से वो आगरा में है। मिशन 2022 को लेकर ये जो दौरा है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, अगर हम आगरा की बात करें, अब बीजेपी की पूरी एक्सरसाइज देखिए। पहले पूर्वांचल पर फोकस किया। 15 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं, फिर गृह मंत्री भी आते हैं और पूर्वांचल क्योंकि बहुत चैलेंजिंग माना जा रहा है इस बार, तो वहां पर हार्डवर्क हुआ। जीत का मंत्र और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत शुरू हुई और चर्चाएं आपने देखी। ओम प्रकाश राजभर का हम जिक्र करेंगे। अब ब्रज क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो ब्रज क्षेत्र पर जो है नजर है और स्ट्रैटेजी यहाँ से बनाई जा रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कार्यक्रम शुरू हो गया है क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं, और अगर नहीं तो कब तक पहुंचने की जानकारी है? जी, 10:40 पर एयरपोर्ट पे आएंगे मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन आगरा के इस ताज विलास होटल में जहां कार्यक्रम होना है, वहां सारे कार्यकर्ता जिनसे संवाद होना है उनको बुला लिया गया और वो अंदर चले गए हैं। और यहाँ गेट पर अभी कुछ देर पहले 2 कटआउट लगाए गए हैं, बेहद खूबसूरत। तो इन कटआउट को भी देखना जरूरी है। आप देखिए, एक तरफ पीएम मोदी हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा है, और गेट के दूसरी तरफ जो कटआउट लगा है उसमें सीएम योगी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। तो ये थोड़ी देर पहले इस तरह के कटआउट लगे हैं। व्यापक तैयारी है, और चूंकि ब्रज क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है सियासत के लिहाज से, और मिशन 2022 को साधने के लिए चूंकि ब्रज गढ़ हो चुका है बीजेपी का, और तमाम कार्यकर्ता आसपास के जिलों से भी आए हैं, तो हम जानना भी चाहेंगे। आप बताइएगा नाम और कहाँ से आए हैं? मैं विनोद चौधरी हूँ, ब्रज क्षेत्र का मंत्री हूँ, मथुरा से आया हूँ। अच्छा, किस तरह की बैठक होगी, क्या संदेश दिया जाएगा, कुछ आइडिया? हमारी संगठनात्मक बैठक है और 3 कार्यक्रम में। पहले भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी की बैठक है और ये समय समय पर होती रहती है। और 2022 की आगामी चुनावी तैयारी को लेके, तो आगामी चुनावी तैयारी को लेकर मंथन होगा। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जैसे कि हम पॉलिटिकल पहलू पर बात करें, जिस तरह से हमने सुबह भी बात की थी, विधानसभा पे कब्जा है, लोकसभा पे कब्जा, जिला पंचायत जिला अध्यक्ष, क्योंकि इस मीटिंग में उन्हें भी बुलाया गया है, तो वो भी रहने वाले हैं। अब बड़ा दिलचस्प ये होगा कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जब पूर्वांचल में 15 दिन एक्टिव रहते हैं तो छोटी छोटी पार्टियों के साथ साठगांठ शुरू हो जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए जीनत, 2014 के बाद अगर देखा जाए लगभग सभी चुनाव की, उत्तर प्रदेश में चाहे पंचायत के हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे बाकी अलग अलग चुनाव रहे हों, हर जगह बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। और अब 2022 के चुनाव को लेकर के भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी कुछ उसी तरीके की है। ये बात और है कि चाहे जितने भी छोटे दलों को साथ लेने की बात कहें, हम निषाद दल की या अपना दल की या अनुप्रिया पटेल की पार्टी की, तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये भी है कि जो छोटे छोटे दल है जिनका प्रभुत्व है कुछ कुछ सीटों पर, उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। और यही वजह है कि बीजेपी 3 स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रही है। सरकार के कामकाज, छोटे दलों को साथ लेकर चलना, तीसरा बूथ को मजबूत करना। सिर्फ बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है यूपी में
जो कार्डर बेस पार्टी है, और यहाँ पर जातिगत जो गुणागणित होते हैं जीतने के लिए, उसके साथ साथ बूथ को मजबूत करने का काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये चीज हमने सिर्फ बीजेपी में ही देखी है, जहां पर एक बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर विधानसभा प्रभारी से लेकर विधायक की जो प्रत्याशी होते हैं उनसे लेकर सांसदों तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है कि आपको अपने संसदीय क्षेत्र में जितनी सीटें आती हैं वहां पर प्रभुत्व दिखाना होगा और वहां पर आपको सीट जिता के लानी होगी। तो ये स्ट्रैटेजी हम बीजेपी की 6 महीने पहले से देखना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में भी जो बैठक हुई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा, उसमें भी सांसदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। विधानसभा प्रभारी हो या मंत्री हो या जिला पंचायत अध्यक्ष तक सबको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो बहुत ही बारीक इकाई की अगर बात की जाए तो बीजेपी इस पर काम कर रही है। और इधर बीच जेपी नड्डा जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि इस बार तो खैर वो लखनऊ आगरा है, अब अगली बार जो दौरा होगा उनका वो अलग अलग क्षेत्रों में होगा। ठीक है, तो किस तरीके से पार्टी को सक्रिय करना है, संगठन को ज्यादा मजबूत करना है कि बिल्कुल बेशक से हर जगह पर अभी दबदबा है, लेकिन चुनौती कम नहीं है। पश्चिमी यूपी में खास तौर से अगर आप इसे बड़े कैनवस पर देखें तो किसान आंदोलन बहुत बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं, मसूरी से खबर आ रही है, आज आईटीबीपी की कमांडिंग पासिंग आउट परेड हो रही है। आज आईटीबीपी को 53 युवा अधिकारी मिलेंगे, जिसमें 26 एसी जीडी बेसिक कोर्स और 49 जियो कोर्स से अधिकारी पास आउट होंगे। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। पहली बार यूपीएससी से पास आउट 2 महिला अधिकारी आईटीबीपी का हिस्सा बनेंगी। ब्रिगेडियर डॉक्टर रामनिवास वर्ष 2009 से 2014 तक सीबीआई देहरादून व दार्जिलिंग काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एंड लीड इंटरफेस देश के विभिन्न लद्दाख से कराकोरम से लेकर जिचेपला तक कुल 3488 किलोमीटर लंबी दुरह सीमा भारतवर्ष की रेखा पर मेरे कदम की रेखा है, मैंने बन जाए। आइए अब हम आपका परिचय सामने खड़ी इस भव्य परेड से। और यूपी के 4 जिलों में सड़क हादसे हुए हैं, 4 अलग अलग जगहों पर। 4 हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, फतेहपुर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, यहाँ हादसे हुए हैं। मऊ जिले के दोहरी घाट मधुबन रोड पर भी हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के ये लोग बताए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मऊ, ग्रेटर नोएडा और फतेहपुर की। तो मऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। छत्तीसगढ़ से गोरखपुर जा रहे थे यात्री, बेकाबू होकर गड्ढे में कार गिर गई और पुलिस ने जो है इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए निकाला और भेजा गया अस्पताल। उधर ग्रेटर नोएडा में भी हादसा हुआ है। ट्रक में बस ने पीछे से टक्कर मारी, महिला की मौत, 24 लोग घायल हुए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ट्रक में दरअसल बस खड़ी थी और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, ये भी कहा कुछ लोगों ने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि 100 से ज्यादा इसमें यात्री थे, इसमें एक महिला की मौत हो गई है, 24 घायल हैं। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने से टक्कर होती है। इसमें हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाद में दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया। हादसा मुगल रोड पर हुआ है। घटना में चोटिल होकर एक व्यक्ति मृत अवस्था में, 2 व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सहारनपुर में देहरादून हाईवे पर देर रात एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें करीब 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। ट्रक हरिद्वार से आ रहा था।
गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। 1,50,00,000 रुपए के गबन में चिकित्सक गिरफ्तार हुआ है। मृतक पिता को कागजों में जिंदा दिखाकर बैंक से इसने लोन लिया। फर्जी रजिस्ट्री कराकर बैंक प्रबंधकों के साथ मिलकर 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। रिटायर्ड डीएसपी की शिकायत के बाद जांच में इस बात का खुलासा हुआ। सिहानी गेट पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में एक शख्स ने पारिवारिक झगड़ों से परेशान होकर पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। 9 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पत्नी नाराज होकर अपने मायके आ गई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों की ही दूसरी शादी थी। कर्मजीत कौर की भी पहली शादी टूट गई थी और जसवंत सिंह की पहली शादी टूट गई थी। आज समय करीब 4:30 बजे जसवंत सिंह अपने ससुराल ज्वाला भैंसिया में आए और अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ा और जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसकी दौरान उपचार CHC बिलासपुर में मृत्यु हो गई। गोली मारने के तुरंत बाद ही जसवंत सिंह ने 50 मीटर दूर जाकर उसी गांव में अपने भी गोली मार ली और उसकी मौके पर मौत हो गई। दोनों का पंचायतनामा भर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की हो गई है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए बाढ़ मौज मस्ती का साधन भी बन गई है। देखिए जरा तस्वीरें प्रयागराज के शास्त्री ब्रिज की है। अपनी मौज मस्ती के लिए कुछ लड़के 60 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से गंगा के गहरे पानी में कूदकर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। देखिए जरा, एक तरह से बाढ़ से तबाही आई हुई है। लोगों का पलायन कराया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और कुछ अजीब मिजाज के लोग होते हैं जिन्हें हर जगह उल्टी हरकतें करने में शायद ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए, हादसा हो सकता है, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। जालौन में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी को देखने के लिए पहुंचे 6 युवक नदी में गिर गए। नाव से उफनाती यमुना का नजारा देखने पहुंचे थे और सेल्फी लेने के चक्कर में ये यमुना में गिर गए। NDRF टीम ने रेस्क्यू कर 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया और 2 के शव मिले हैं और 2 की तलाश जारी है। देखिए जरा सी लापरवाही कैसे जानलेवा होती है। चारों तरफ जब पानी ही पानी है, मना किया गया, लेकिन ये सैर सपाटा करने निकलते हैं, सेल्फी लेते हैं। 6 गिर जाते हैं, 2 सुरक्षित निकाल लिए गए, 2 की मौत हो गई, डेड बॉडीज आई हैं और 2 की तलाश जारी है। उधर TGT परीक्षा में कई जगहों पर नकल का खुलासा हुआ है। STF ने सरगना समेत 18 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों में कैंडिडेट भी शामिल है और सॉल्वर भी, क्योंकि सॉल्वर की मदद लेते हैं ये लोग। प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सिम कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबड्स बरामद हुए हैं। शनिवार को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। फरुखाबाद में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आने पर प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित महिला एक नर्सिंग होम में काम करती थी और वहीं उसके साथ नाम बदलकर एक युवक ने महिला से शादी कर ली। इसी बीच युवक के धर्म के बारे में लड़की को पता चला। पीड़ित महिला का आरोप है कि युवक ने उससे धर्म छिपाकर मंदिर में शादी की और बाद में निकाह भी किया। एक बेटी भी है। बाद में युवक महिला से मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि उसके पति और दोस्त युवतियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। हिंदू जागरण मंच के साथ महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मुझे अपनी बहू नहीं मान रहे थे। अगर वो लोग ऐसा करते, ये मुझे धोखा देके भागा, ये भाग गया 24 तारीख को, ये भाग गया, तब से भागा ही हुआ है। हमसे कह रहा 4 शादियां कर सकते हैं, हमारे तो होती हैं, हमारे तो मामा ने करी हैं, हमारे और भैया बहन भी करेंगे, तू क्या कर लेगी, करके बताना। तू कुछ नहीं कर पाई। ओरिजिनल क्या नाम है इसका?
इसका ओरिजिनल नाम है लबी उर्फ जाहिद सलीम। 2012 में एक लबी नाम का युवक था जो मुस्लिम वर्ग से आता है। उसने अपना नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर उससे शादी की और शादी करने के बाद अब उसे प्रताड़ित कर रहा है, छोड़ दिया। उसके साथ दोबारा निकाह किया कायमगंज जाकर और उसे मुस्लिम शिक्षा भी दिलाई गई इस्लामिक। अब उसकी लड़की के साथ निकाह कराने के लिए जबरन प्रयास किए जा रहे हैं और उसे जान से मारने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पीड़िता जो अभियुक्त की पत्नी है उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके पति ने 2012 में उससे शादी की थी और फ्रॉड से शादी करी थी और इसी के बाद शादी के बाद उन दोनों को एक बच्ची हुई, लेकिन अभियुक्त उसे लगातार उसे मारता पीटता रहता और तंग करता था। एवं अभी कुछ दिन पहले जो अभियुक्त है उसने पीड़िता के 2 लाख रुपए उससे गायब कर लिए, लेकिन वो भाग गया और पीड़िता को जहर दे दिया था। इस संबंध में पीड़िता एडमिट भी हुई। प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना फर्रुखाबाद में अभियुक्त 672/21 पंजीकृत किया गया है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 शातिर वाहन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों का सरगना तस्लीम बागपत का रहने वाला है जो पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस निशानदेही पर चोरी की 14 मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस गैंग के अन्य जो बदमाश हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। उधर जौनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। हिस्ट्री शूटर ओम प्रकाश पांडे को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की गोली से घायल हिस्ट्री शूटर बदमाश को हायर सेंटर बनारस भेजा गया है। इलाके की अगर हम बात करें तो व्यापारियों में वसूली समेत अन्य अपराध करके इसने भय का माहौल बनाया था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।